पिछली कड़ी में हम बात कर रहे थे कि जब एक आत्मा धरती पर जन्म लेने के लिए तैयार हो जाती है, वो अब ये चाहने लगती है कि हाँ, उसे धरती पर जन्म लेना है, तो उसके बाद किस तरह की परिस्थितियाँ होती हैं। अब आगे बढ़ते हुए जब एक आत्मा ये फैसला ले लेती है कि हाँ, अब वो धरती पर या किसी भी प्लेनेट पर जन्म लेगी, तो उसके बाद वो अपने विचारों को बाहर की तरफ भेजना शुरू करती है। यानी वो अपने विचारों को एक गुरुजन कह लीजिए, किसी भी नाम से उन्हें पुकारिए, उच्च स्तरीय आत्माओं तक पहुंचाना शुरू करती है। ये वो उच्च स्तरीय आत्माएं होती हैं जो नियति का घेरा है। नियति का घेरा यानी वो स्थान जहाँ पर नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, नियति यानी हमारी किस्मत का घेरा कह लीजिए उसे। वो एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आत्मा अपने लिए जो उसने शरीर अब चुनना है आने वाले जीवन में, उसके 3-4 ऑप्शन उसके सामने रखे जाते हैं, उसके कर्मों के मुताबिक, उसने जो लेसन सीखने हैं उनके मुताबिक। तो जब एक आत्मा इस बात के लिए तैयार हो जाती है कि हाँ, अब उसे रीबर्थ लेना है, तो वो अपने विचारों को उन उच्च स्तरीय आत्माओं तक पहुँचाती है जो उस नियति के घेरे के अंदर उसकी मदद करेंगी। यानी जो जीवन वो लेने वाला है, उसकी जो वो भविष्य जो देख रहा है, उसके दर्शन में, उसको देखने में उसकी मदद करेंगी। नियति का घेरा एक गोलाकार सा स्थान है, ऐसे जैसे एक पानी का बुलबुला हो, कुछ इस तरह का। और नियति के घेरे जैसे अनेकों घेरे आत्मालोक में हैं, जहाँ पर एक आत्मा जीवन चयन की प्रक्रिया से गुजरती है, अपने लिए जीवन का चुनाव करती है। और एक सोल को ऐसा एहसास होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो एक बुलबुले जैसा गोलाकार स्थान है नियति का घेरा, तो वो ऐसा एहसास होता है जैसे कि बहुत तेज प्रकाश है, एक आनंदमय प्रकाश है, और जैसे एक कीप की तरह खींचा जा रहा है, सोल को उस गोलाकार घेरे की तरफ खींचा जा रहा है। और इस सब में आत्मा डरती नहीं है, बल्कि उसके लिए ये सब बहुत मज़ेदार होता है, क्योंकि वो पहले भी इस प्रक्रिया से गुजर चुकी है। बेशक अब हमें याद नहीं है, लेकिन वो पहले भी इस प्रक्रिया से गुजर चुकी है, और अब वो ये देखने जा रही है कि उसकी आने वाली किस्मत में क्या लिखा है। तो ये एक मज़ेदार प्रक्रिया है, ऐसी नहीं है कि आत्मा डर रही है। अब एक आत्मा ने यहाँ पर जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, उसने कहा कि उसे बहुत राहत उस स्थान पर मिल रही थी, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा चिंतित था। लेकिन वो अकेला नहीं था, उसके प्रशिक्षक या उच्च स्तरीय आत्माएं कह लीजिए, या गुरुजन कह लीजिए, सहयोगी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो उसके साथ थे। और ये ऐसा स्थान है जैसे ये पर्दों से घिरा हुआ हो, जीवन चयन का स्थान जैसे ये पर्दों से घिरा हुआ हो। और ये पर्दे ऐसे हैं जैसे कि दीवारें हों, लेकिन ठोस कुछ भी नहीं है। पर्दे दीवारों जैसे लग रहे हैं, लेकिन वो ठोस नहीं है, सब कुछ बहुत लचीला सा है। और ये पर्दे ऐसे हैं जैसे बिल्कुल कोरे से हों, ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा है, बिल्कुल जैसे कोरे पर्दे हैं, जैसे शीशे की तरह चमक रहे हों, ऐसे। और जो व्यक्ति है वो बिल्कुल निशब्द सा बस उन उन क्षणों को महसूस कर रहा है। और उसके बाद बस ऐसे जैसे सिनेमा घर में पर्दे लगे हों और एक झटके में वहाँ पे फिल्म शुरू हो जाए, बस उसके बाद कुछ ऐसा जैसे एक झटके में किसी ने सिनेमा घर का प्रोजेक्टर ऑन कर दिया है। उस पर्दे पर आकृतियां ऐसे जैसे बिल्कुल जीवंत हों, बिल्कुल जीवंत, प्रकाश भी है, ध्वनि भी है, रंग भी हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि वो पर्दे पर कुछ वो अलग है और वो दृश्य अलग है। वो अपने आने वाले जीवन के दृश्यों को ऐसे देखते हैं जैसे वो उन्हीं का हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल जीवंत प्रकाश, जीवंत रंग, जीवंत ध्वनि, सब कुछ वो सुन सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जब आप फिल्म देखते हैं तब तो आपको पता होता है ना कि फिल्म अलग है, आप अलग हैं, ये पता होता है। लेकिन वहाँ पर भी एक फिल्म की तरह है, पर्दा है, एक फिल्म की तरह आप अपना आने वाला कल देख रहे हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं लगता कि वो अलग है, आप अलग है। अब इस व्यक्ति ने जो अपने लिए जीवन का चयन किया था, उसने न्यूयॉर्क शहर में, अब आने वाले वक्त में उसने अपने लिए जो जीवन चुना था वो उसने न्यूयॉर्क शहर में चुना था।
तो वो सब कुछ देख पा रहा था, वो व्यक्तियों को देख पा रहा था, वो स्थान को देख पा रहा था, वो शहर को देख पा रहा था। और ये उसका पहला बर्थ नहीं था, उससे पहले भी वो कई बर्थ न्यूयॉर्क शहर में ले चुका था। ऐसा नहीं है कि उसने न्यूयॉर्क शहर में ही जन्म लेना है, उसने इस तरह की कोई इच्छा जाहिर की थी, लेकिन उसके मन में ये ज़रूर था कि अब उसे वहीं वापस जाना चाहिए। और जब पहली बार उस आत्मा ने उस नियति के घेरे में अपने आने वाले जीवन को देखा, उस न्यूयॉर्क शहर को देखा, तो उसका जो सबसे पहला रिएक्शन था कि हे भगवान, ये तो बिल्कुल बदल गया है। इतनी बिल्डिंगें, इतनी कारें, इतना शोर। अब वो जैसे समझ लीजिए एक पायलट हवाई जहाज चला रहा हो, तो उसके सामने क्या होगा? उसके सामने ढेर सारे बटन होंगे, ढेर सारे उपकरण होंगे, वो अपना हवाई जहाज चलाएगा। बस कुछ इसी तरीके से वो आत्मा अब मानसिक रूप से जिस पैनल में वो है, जो जिस जिस जीवन का वो चुनाव कर रही है, अब वो उसको मानसिक रूप से चलाने जा रही है। ऐसे जैसे कोई पायलट हवाई जहाज चलाए, बस इस तरीके से वो अपने आने वाले जीवन को देख रही है। उसे ऐसे लग रहा है जैसे वो अपनी जैसे जैसे स्टीयरिंग उसके हाथ में है, वो अपनी मर्जी से देख रही है कि इस दिशा में ये है, इस दिशा में ये है, इस प्रकार से ये होगा, आगे आने वाले 10 साल में ये होगा, 20 साल बाद स्थिति ये होगी, जीवन का ये घटनाक्रम होगा, इस तरीके से। ऐसे समझ लीजिए जैसे आप थिएटर में हैं, आप कोई फिल्म देख रहे हैं और फिल्म का बस प्रोजेक्टर आपके हाथ में है। आप फिल्म को 3 घंटे की फिल्म को 2 घंटे बाद देख रहे हैं, फिर 2 घंटे पीछे करके देख रहे हैं, आधा घंटा आगे करके देख रहे हैं, एक गाना रिपीट करके देख रहे हैं। अपनी मर्जी से आप अपनी उस फिल्म को चला रहे हैं, कहीं पर भी जंप कर रहे हैं, पहले सीन से सीधा 10वें सीन पर जंप कर रहे हैं। तो जिस तरीके से आप देखना चाह रहे हैं उस मूवी को, उस तरीके से देख रहे हैं। इसी तरीके से समझ लीजिए कि नियति के घेरे में एक हवाई जहाज हाथ में है, अब वो अपनी मर्जी से उसे चला रहा है, जहां जैसे वो देखना चाह रहा है वैसे वो देख रहा है। ये कैसे होता है? जैसे मान लीजिए वो सब कुछ देख रहा है। मान लीजिए कि आपके जीवन की एक घटना है, आप अगर उसमें कुछ और एक्शन लेते हैं तो यकीनन आपका भविष्य बदल जाएगा, फिर आपका भविष्य कुछ और होगा। आपके एक्शन के ऊपर आपका भविष्य निर्भर कर रहा है ना। मान लीजिए एक व्यक्ति नियति के घेरे में अपना आने वाला जीवन देख रहा है, एक घटना चक्र देख रहा है, लेकिन उस घटना चक्र में उसके 2 अलग अलग डिसीजन हो सकते हैं। तो वो कौन सी क्रिया करेगा, यानी कौन सा वो एक्शन करेगा, फिर उसका नतीजा क्या होगा? क्योंकि वो भविष्य कुछ और देखेगा ना। मान लीजिए एक बच्चा 12th क्लास कर लेता है, उसके बाद वो निर्णय लेता है कि अच्छा अब मैं कॉलेज जाऊंगा या अब मैं अपने पापा का बिजनेस संभालूंगा। वो एक फैसला लेता है, हर फैसले के साथ उसका आने वाला भविष्य बदल जाएगा। जो भी फैसला वो लेगा उसका आने वाले भविष्य पे असर डालने वाला है। इसी तरीके से जब नियति के घेरे में एक आत्मा अपना भविष्य देख रही है, तो यहाँ पर भी उसके फैसलों का असर पड़ने वाला है। तो जो भी फैसला वो लेगी उसके परिप्रेक्ष्य में उसको भविष्य दिखाया जाएगा कि अब अगर ये फैसला तो अपने जीवन में तुमने ले लिया, आने वाले जीवन में, तो तुम्हारा भविष्य ये होगा। ये फैसला ले लिया तो तुम्हारा भविष्य ये होगा। जैसे बच्चा अगर 12th के बाद कहीं एडमिशन लेना चाहे तो बेटा अगर तुम इंजीनियरिंग पढ़ोगे तो तुम इंजीनियर बनोगे, तुम्हारा भविष्य ये है। और अगर तुम डॉक्टरी पढ़ोगे तो तुम डॉक्टर बनोगे, फिर तुम अस्पतालों में मरीजों की सेवा करोगे, तुम्हारा भविष्य ये है। दोनों दिशाएं अलग हैं। इस तरीके से अब वो अपना आने वाला कल देख रहा है और उसको वो खुद ही हवाई जहाज की तरह खुद ही मैनेज कर रहा है, खुद ही चला रहा है। और ऐसे हैं जैसे कि दृश्य उसके चारों तरफ घूम रहे हों, क्योंकि पर्दे चारों तरफ हैं। जैसे सिनेमा हॉल में तो आप फिल्म देखते हैं तो सिर्फ एक दिशा में सामने आप देख रहे हैं, दाएं बाएं पीछे नहीं देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फिल्म चारों तरफ चल रही है। और जब वो व्यक्ति चाहता है कि अब मैं इस दृश्य को देखना चाहता हूँ, जब वो ये चाहता है तो वो दृश्य ठहर जाता है, वो दृश्य रुक जाता है। कुछ इस तरीके से कि कुछ बिंदुओं पर आकर जैसे गाड़ी ठहर जाती है, जैसे कुछ स्थानों पर आके कार रुक के खड़ी हो जाए, आगे ही ना बढ़े, बस कुछ इस तरीके से कुछ स्थानों पर आके वो चित्र, वो दृश्य ठहर से जाते हैं कि अब एक बार निर्णय क्या लेना है, संभावनाएं क्या क्या हैं, घटना चक्र कैसे हैं, इन सब के पर एक नज़र डाल लो और क्या अब तुम फैसला लेने वाले हो, अब फैसला ले लो। अब आप देखिए कि कितना ज़्यादा फेयर है सब कुछ।
आपके जीवन की जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जो जो भी आपके जीवन पर एक गहरा असर डाल रही हैं, आपके जीवन साथी, आपका जन्म कहाँ हुआ, आपके माता पिता कौन हैं, आपकी शक्ल सूरत क्या है, इतने सारे जो महत्वपूर्ण फैसले हैं, आपका नेचर कैसा है, ये सारी जो महत्वपूर्ण फैसले हैं बहुत ठहर के निर्णय लेने का मौका दिया जाता है, भरपूर मौका दिया जाता है। पूरी संभावनाएं देखो, पूरा घटना चक्र देखो, जो विकल्प है तुम्हारे सामने, जो जो रास्ते आने वाले हैं, सारे ऑप्शंस को तुम देखो, उसके बाद फैसला लो। यहाँ पर वो दृश्यों की रचना नहीं कर रहा है, वो क्रिएटर नहीं है, वो सिर्फ देख रहा है, ऐसे जैसे कि वो जी रहा हो उन दृश्यों को, और वो सब कुछ उसके कंट्रोल में है। वो उन क्षणों को रोक सकता है, आगे पीछे कर सकता है, क्या फैसला लेगा, क्या नतीजा निकलेगा, कौन कौन से अलग अलग रास्ते होंगे, अगर वो उसका फैसला बदल गया तो उसका भविष्य बदल गया, सब देख सकता है वो। और जब किसी दृश्य की, किसी घटना चक्र की, मान लीजिए कुछ बड़ा जीवन में, आप मान लीजिए आपका जीवन है, उसमें कुछ ऐसी बड़ी घटना है जो बस आपके जीवन को परिवर्तित कर देगी, तो ऐसे बड़े घटना चक्र में जब सामने आता है तो व्यक्ति, आत्मा रुक कर, ठहर कर, जैसे जैसे एक दृश्य को पॉज कर दिया जाए। मान लीजिए फिल्म चल रही है आपके सामने, आप एक दृश्य देखते हैं, आपको लगता है ये दृश्य बहुत महत्वपूर्ण है, ये बिल्कुल टर्निंग पॉइंट है, तो आप उस दृश्य को रोकते हैं, उसके अंदर प्रवेश करते हैं, उसे फील करते हैं, उसे जी कर देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। किस हद तक फेयर है, अब आप देखिए कि आप जिस जिस घटना चक्र को आप बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, आपको लग रहा है बिल्कुल ये तो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, ये फैसला तो मेरे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण बड़ा फैसला है, उस स्थान पर आप उस फिल्म को पॉज करते हैं और उसके अंदर प्रवेश करके उसे देखते हैं कि क्या क्या कैसी फीलिंग्स होंगी उस स्थिति में आपकी। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में, मान लीजिए कि वो किसी दुर्घटना का शिकार होता है, दुर्घटना में ऐसी कोई स्थिति बनती है कि ये शायद उसके पैर काम करना बंद कर देंगे। अब ये एक महत्वपूर्ण घटना है, बिल्कुल जीवन को उथल पुथल कर देने वाली। यहाँ पर वो ठहरेगा, इस दृश्य के अंदर वो प्रवेश करेगा, जी के देखेगा उन क्षणों को कि जब उसका एक्सीडेंट होगा, जब वो क्या वो काबिल है उस स्थिति को झेल पाने के, क्या वो काबिल है उन भावनाओं को जी पाने के, और क्या वो काबिल है उस स्थिति में सही निर्णय लेकर आगे बढ़ पाने के। क्योंकि यहाँ पे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। मान लीजिए उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके बाद उसकी लाइफ एक नया मोड़ लेगी। हो सकता है वो बिल्कुल निराश हो जाए कि अब तो मैं अपाहिज हो गया, अब तो मैं मोहताज हो गया, या मान लीजिए वो बिल्कुल एक अंदर से बहुत गहरी प्रेरणा के साथ खड़ा हो और वो हिमालय फतेह कर ले और उसके बाद वो लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाए। कुछ भी हो सकता है। तो वो विकल्प उसके सामने खुले हैं और एक घटना चक्र है जो वो उसके सामने खुला है। अब वो फैसला लेगा कि अब उसे क्या करना है। तो जब ऐसी स्थिति होगी तो वो खुद को उस दृश्य का एक भाग बना लेगा और फिर देखेगा कि अब वो क्या करेगा, कि उसकी भावनात्मक स्थिति, मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति कैसी है, झेल सकता है कि नहीं झेल सकता। और एक अन्य रूप में, दूसरे तरीके से, एक आत्मा जब किसी अपने जीवन का निर्णय ले रही है तो वो उस परिस्थिति में जा रही है, लेकिन एक व्यक्ति के तौर पर निर्णय नहीं ले रही। वो एक क्या कहेंगे उसे, साक्षी भाव की तरह निर्णय ले रही है कि मान लीजिए ये एक जीवन है, मैं अब इस जीवन के दृश्य में प्रवेश करता हूँ, लेकिन मैं वहाँ आसपास के लोग क्या हैं, घटना चक्र क्या है, क्या, इस तरीके से साक्षी भाव की तरह डिटैच होकर मैं सब कुछ देख रहा हूँ कि कैसे क्या घटित हो रहा है। इस रूप में भी वो मूल्यांकन करता है अपने आने वाले जीवन का। अब ये नियति का घेरा ऐसा है जहाँ पर समय आगे पीछे जा रहा है। यहाँ पे समय का चक्र एक अलग तरीके से काम कर रहा है। ये समझ लीजिए कि ये नियति के घेरे में समय का इस्तेमाल एक औजार की तरह होता है। जैसे जब आप कार चला रहे हैं तो कार आपके लिए औजार है, इसी तरीके से जब आप नियति के घेरे में है तो समय आपके लिए औजार है। समय को आगे पीछे करके आप देख रहे हैं कि अब कैसा जीवन, कैसे फैसले, क्या सही क्या गलत। समय आपका औजार है नियति के घेरे के अंदर। लेकिन इस नियति के घेरे का एक धुंधला पॉइंट भी है, वो ये कि
कुछ संभावनाओं का अंत नहीं दिखाया जाता। जैसे किसी घटना चक्र में कोई व्यक्ति कोई फैसला ले रहा है, उसने ये फैसला लिया, वो इस फैसले के साथ आगे बढ़ा, लेकिन अब इस फैसले का नतीजा क्या निकल के आने वाला है। कुछ मामलों में जहां हमारे मार्गदर्शक कह लीजिए, उच्च स्तरीय आत्माएं कह लीजिए, हमारे गुरुजन कह लीजिए, जो भी नाम उन्हें दीजिए, वो ठीक नहीं समझते, तो वो जो उस आपके कुछ एक फैसले ऐसे होते हैं जिनका नतीजा आपके सामने पेश नहीं किया जाता, वो नतीजे धुंधले ही रहते हैं। ये समझ लीजिए पिक्चर आपको दिखाई जाती है, लेकिन पिक्चर का अंत नहीं दिखाया जाता। पिक्चर अभी बाकी है, पृथ्वी पे जाकर उसे पूरा करना है। इसलिए जीवन के कुछ भाग, कुछ दृश्य, कुछ रिजल्ट धुंधले ही रहते हैं। अब कुछ जो घटना चक्र हैं, उनके नतीजे सामने क्यों नहीं आते? वो इसलिए नहीं आते कि अब आप में समाधान खोजने की, उसे जांचने की कितनी क्षमता है, इसका मूल्यांकन किया जाएगा। इस घेरे में बहुत सारी इस तरह की घटनाएं आती हैं जिसका परीक्षण धरती पर जाकर होता है। उसको हल करने का हम क्या प्रयास करेंगे, कैसे उसका समाधान ढूंढेंगे और फिर क्या उसका नतीजा होगा, ये पूरी तरह से सामने नहीं आता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि आप इस पर सिर्फ अपने ही जीवन को देख सकते हो, किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन को आप यहाँ नहीं देख सकते। कुल मिला के ये एक बहुत, आप इसे एक गंभीर स्थान कह सकते हैं, इसलिए क्योंकि जीवन लेना है, जीवन का निर्णय लेने जा रहे हैं, एक गंभीर फैसला लेने जा रहे हैं। जो भी फैसला आप लेंगे उसमें यदि कोई गलती होती है तो उसका परिणाम भी आपके सामने आएगा। जीवन अगर आप ले रहे हैं तो उस जीवन को अच्छे से जीने की ड्यूटी भी आपके ऊपर है। तो ये बहुत एक गंभीर स्थान है। नियति का घेरा किस प्रकार कैसे काम करता है, इसे हम अगली कड़ी में और डिटेल में समझेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अमेज़ॉन का लिंक शेयर किया है। अगर आप इस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज करते हैं तो बिना कोई आर्थिक नुकसान उठाए भी आप इस ज्ञान के प्रसार में सहयोग दे सकते हैं और लाखों लोगों के दिलों से निकलती सच्ची दुआओं के हकदार बन सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मेरे सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस का लिंक भी दिया गया है, जहां पर बहुत सरल तरीके से सामान्य ज्ञान की बात की जाती है, साधारण तरीके से कहानियों के रूप में आसान तरीके से ज्ञान को एक्सप्लेन किया जाता है। अगर आपको ये वीडियोस समझने में मुश्किल लगती हैं तो मेरे सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस पर एक बार ज़रूर विजिट कीजिए, वहाँ आपको बहुत सरल तरीके से ज्ञान को समझने में आसानी होगी। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।